दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है जो आप सभी को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएसजे और एपीओ हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं में हेल्प करेगा। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो सबसे पहली अनुसूची है उसमें दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर राज्यों के नाम अर्थात नेम ऑफ स्टेट्स और उनके न्यायिक क्षेत्र, उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, इस बात से संबंधित है। जो सेकेंड चैप्टर है वो संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाएं, इस बात से संबंधित है। इसका हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। आइए देख लेते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। और इस प्रकार से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। हमारी दूसरी अनुसूची उनके भत्ते, उनके विषय प्रावधान। पहला है वो भारत के राष्ट्रपति, दूसरा चैप्टर राज्यों के राज्यपाल, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फोर्थ चैप्टर राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, फिफ्थ चैप्टर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सिक्स्थ चैप्टर राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, सेवंथ चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एट्थ चैप्टर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और नाइन्थ भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 में इसके बारे में बताया गया है। हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप से संबंधित है, अर्थात जो वो ओथ होती है उसका फॉर्मेट क्या होगा, इस बात से रिलेटेड है। और इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसमें संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसके प्रारूप के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान की अगली अनुसूची है अनुसूची 4। यह अनुसूची मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है, अर्थात किस राज्य से लोकसभा के कितने और राज्यसभा के कितने तथा राज्य के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद के लिए कितने कितने सदस्यों की सीटें होंगी, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ये अनुच्छेद 4 और 80 में इसके प्रावधान हैं। हमारे संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो इस बात से संबंधित है कि अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और उनका नियंत्रण है उसके बारे में प्रावधान करती है। और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 244 में इसका वर्णन किया गया है। हमारे संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 244 और 275 इससे संबंधित हैं। हमारे संविधान की जो अगली अनुसूची है 7वीं अनुसूची
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि वो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तथा वे कौन कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है, अर्थात राज्य सरकारों को भी है और केंद्र सरकारों को भी है। तो देखते हैं सबसे पहली अनुसूची, ये है संघ सूची। इसको इंग्लिश में यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। ये वो विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी अनुसूची है राज्य सूची। राज्य सूची इंग्लिश में इसको स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, 66 थे। वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। इस पे वैसे तो कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही होता है, लेकिन जब भी कभी देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। जो तीसरी अनुसूची है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। मूल रूप से इसमें 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जितने भी विषय हैं वो राज्य और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित हैं। हमारे संविधान की जो अगली 8 सूची है वो है 8वीं अनुसूची, और ये भाषा से संबंधित है। हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। देख लेते हैं कि इन भाषाओं के नाम क्या क्या हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भारतीय भाषाएं रहीं। अब इसमें से जो भाषाएं बाद में जोड़ी गईं विभिन्न संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा, उनको हम अलग से देख लेते हैं। सिंधी भाषा 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। उसी प्रकार से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में ये अनुसूची नहीं थी। इस अनुसूची का प्रावधान बाद में किया गया। इस अनुसूची की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, जिसमें जो जमीन है, भूमि है, वो भी संपत्ति ही मानी जाती है, वो एक मौलिक अधिकार थी। और स्वतंत्र हुए भारत में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को विकास के बहुत सारे कार्य करने थे, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल कॉलेज बनवाना, फैक्ट्री लगवाना और विकास के बहुत सारे कार्य। और इसके लिए ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन पे अधिकार बड़े बड़े जमींदारों का था, और ज़मीन उस समय तक एक मौलिक अधिकार थी। और जब भी कभी सरकार ज़मीन का अधिग्रहण करने का प्रयास करती, ये बड़े बड़े जमींदार सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करते। और चूंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आता। अब इसलिए सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई कि प्रस्तावना व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो सामाजिक न्याय की बात कही गई थी, जो आर्थिक न्याय की बात कही थी, उसका पालन नहीं हो पा रहा था और विकास के सारे कार्य बाधित हो रहे थे। और इसलिए सरकार को यह अनुसूची जोड़नी पड़ी, क्योंकि न्यायपालिका ऐसे कानूनों की समीक्षा करती और उसको बार बार असंवैधानिक बताकर निरस्त कर देती। और इसीलिए सरकार ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा
और इस अनुसूची में ऐसे प्रावधान किए कि इसमें जो भी कानून रखे जाएंगे उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। न्यायालय उन मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकेगा। मूल रूप से इसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 282 विषय हैं। वर्ष 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में ये कहा कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून सम्मिलित किए गए हैं वे सभी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे, अर्थात उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा। हमारे संविधान की अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह अनुसूची राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों से संबंधित है। होता यह था कि जो भी सदस्य, चाहे वो संसद के सदस्य हों या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, वो जिस राजनीतिक दल के तहत चुनाव जीत कर आते थे, बाद में वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। अब इससे समस्या ये होती थी कि सरकार के स्थायित्व पर खतरा शुरू हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था सरकारें गिर भी जाती थी और ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराना पड़ता था, जिससे कि विकास के कार्य बाधित होते थे। तो जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने लगी तो सरकार ने इस तरह के कानून बनाने का फैसला किया और अंततः उसने एक 10वीं अनुसूची के माध्यम से ये कानून बनाए कि अगर एक दल के सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उसके लिए कुछ उन्होंने शर्तों का प्रावधान किया कि कब कब उनकी सदस्यता को निरस्त माना जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो दल बदल की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगा, उसमें कमी आई और सरकारों का स्थायित्व बढ़ा। इस अनुसूची को 92 अर्थात 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया था और इसको दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। हमारे संविधान की जो अगली अनुसूची है वह है 11वीं अनुसूची और यह अनुसूची हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनकी सोच थी और उनका जो भारतीय शासन व्यवस्था के प्रति एक सिद्धांत और दूर की सोच थी, उसके बारे में ये बताती है। उनका मानना था कि भारत में शासन का जो विकेंद्रीकरण स्वरूप है वही सबसे अच्छा स्वरूप हो सकता है। भारत के निवासियों को अपने विकास के लिए अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से अपने कानून कायदे बनाने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते थे। और उनकी इस सोच को साकार रूप देने के लिए हमारे संविधान में ये दोनों प्रावधान जोड़े गए। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ आदि के बारे में प्रावधान करती है। इसमें स्थानीय महत्व के 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें अर्थात 73rd संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और हमारे संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान की ये जितनी भी अनुसूचियाँ थी अर्थात 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया और समझा। आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के बारे में अपने सुझाव, कमेंट्स व ईमेल लिखकर हमें बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और डिफरेंट कोर्सेज
और स्टडी मटेरियल की और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 77 550 76 550 से जुड़ें व हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी हमें फॉलो करें। यह वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।